हेलो बनारस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल भाई? ऑल गुड? हाँ जी, गुड होना तो बनता है ना, क्योंकि आज तो संडे है, यानी कि फंडे। और आज ना बड़े ही इत्मीनान से बैठ के नाश्ता कर सकते हैं, चाय का लुत्फ उठा सकते हैं, पेशेंटली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और 11 बजे से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर की मन की बात भी बड़े ध्यान से सुन सकते हैं। तो सुनना मत भूलिएगा। इन शॉर्ट बनारस, संडे सिर्फ छुट्टी का ही नहीं, एक्चुअली इत्मीनान का दिन है ना? अच्छा, एक बात तो बताइए बनारस कि काफी सारे लोगों को हमने ये कहते सुना होगा एंड ऑब्वियसली हम खुद इम्प्लीमेंट भी करते हैं कि अपने 6 डिजिट के ओटीपी को किसी के साथ शेयर मत करें। दिल के ओटीपी का क्या करेंगे जनाब? मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अपने दिल का ओटीपी ऐसे ही किसी के साथ शेयर मत कीजिए। मन के अंदर किसी ने घर बना लिया तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन वो वहां से जाना चाहेंगे, घर खाली हो जाएगा। ऐसा है कि मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि पुराने जितने राजा महाराजाओं की बात करें तो आप कहानियां सुने, किस्से, तो बड़े बड़े महलों में बड़े बड़े किले होते थे। तो वहां ना हमेशा एक गुप्त द्वार होता था, सीक्रेट डोर, जिसके बारे में राजा के अलावा कोई नहीं जानता था। राजघराने में उस गुप्त द्वार के बारे में किसी को नहीं पता होता था, और वो इसीलिए कि अगर कभी कोई मुसीबत आए, कहीं से किसी किस्म का अटैक हो, हमला, तो राजा की जान बचाने के लिए वो गुप्त द्वार हमेशा काम आता था कि गद्दी पे बैठने वाला अगर होगा तो राज्य सलामत रहेगा। इसीलिए किसी भी किस्म के हमले पर ना राजा जी को वहां से रुखसत कर दिया जाता था कि उनका वहां से मूवमेंट करा दो गुप्त द्वार से, एकदम सीक्रेट, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी जो है वो अच्छी तरह से हो जाए। अब ऐसा है कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि इसी तरह से हम अपने मन के महल में क्यों ना एक गुप्त द्वार रखें। हाँ, जिससे हमें लगे कि मन के अंदर जैसे जगह दी है, उसने तूफान मचा रखा है, तबाही मचा के रखी है। तो उस गुप्त द्वार से ना बाकी के शरीर को पता भी नहीं चलना चाहिए, उसको ना वहां से बाय बाय कह दो, वहां से उसकी एग्जिट करा दो। और वो क्यों? वो इसीलिए कि आपका मन जो है वो सुरक्षित रहे। हम रियलाइज नहीं करते, लेकिन इस तरह से हम जितने लोगों से मिलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ मन के द्वार तक पहुंचते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई तकलीफ दे तो उन्हें वहां से फौरन निकाल दिया जाए। अपने मन की सेहत का ख्याल रखने के लिए एक गुप्त द्वार का होना अति आवश्यक है। आई थिंक इट इज वेरी हेल्पफुल, ऐसी चीज जो काम आ सकती है। फिर से याद दिलाती हूँ, मन का ओटीपी हर किसी के साथ शेयर मत कीजिए, ठीक है? बहुत कम होते हैं जो आपके इस 6 डिजिट वाले ओटीपी के हकदार होते हैं, जो ताउम्र के लिए आपके मन में रह सकते हैं, क्योंकि वो सामने अपना मन भी तो आपके लिए खोलेंगे। ट्रांजैक्शन है, लेन देन की बात है, जरा ध्यान से। स्टे ट्यून टू आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी सना के साथ। मिलती हूँ थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू बनारस नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन वर्ल्ड्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन, आपकी वाणी आकाशवाणी। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं इस वक्त 7, तारीख है आज 30 अप्रैल 2023 और दिन है आज रविवार का। तो चलिए फटाफट से इस सफर का आगाज करते हैं आज और देखते हैं क्या हो रहा है देश दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग में अच्छा प्रदर्शन कर रही इकाइयों को सम्मानित किया जाएगा। जी हां, इसके लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड 2023 की घोषणा की है। एमएसएमई वाराणसी के सहायक निदेशक राजेश चौधरी ने बताया कि अलग अलग श्रेणियों में आवेदन मांगे गए हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 10 मई है। इसके साथ ही उत्तर वाहिनी गंगा के अर्धचंद्रकार छठा में 8 और नए घाट 4 चांद लगाएंगे। जी हां, स्मार्ट सिटी के तहत कच्चे घाटों को विकसित करने का खाका तैयार कर लिया गया है। निकाय चुनाव के बाद घाटों का कायाकल्प होगा। इनके विकास के बाद वाराणसी में घाटों की संख्या बढ़कर 93 हो जाएगी और इससे पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। नमो घाट के नए स्वरूप की बढ़ती लोकप्रियता और जल परिवहन को सड़क मार्ग से जोड़ने की कवायद ने गंगा घाटों की श्रृंखला को और विस्तार दे दिया है। स्मार्ट सिटी ने 80 और राजघाट की ओर से कच्चे घाटों का चयन किया है, जिन्हें पूर्ण रूप से विकसित किया जाएगा। साथ ही पर्यटन के नए केंद्र बनाए जाएंगे। इन घाटों को जल परिवहन से जोड़ा जाएगा। स्मार्ट सिटी की तरफ से नए घाटों की डिजाइन बनाई जा रही है। इसके
साथ ही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अब मानसिक बीमारियों का इलाज संगीत से होगा। जी हां, बीते शुक्रवार को मनोविज्ञान विभाग में देश की पहली संगीत लैब शुरू हो गई है। जी हां, जम्मू और कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने मनोवैज्ञानिक निर्देशन परामर्श एवं अनुसंधान केंद्र तथा संगीत चिकित्सा प्रयोगशाला और शोध केंद्र का उद्घाटन किया। यूनिवर्सिटी के समस्त छात्र छात्राओं, शिक्षकों और कर्मचारियों को मानसिक समस्याओं से निजात दिलाने के लिए इस केंद्र की शुरुआत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत हुई है। दोनों केंद्रों के माध्यम से अवसाद और तनाव से ग्रसित लोगों को परामर्श और संगीत चिकित्सा प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी 2 दिवसीय दौरे पर बनारस आ रहे हैं और साथ ही बनारस एक बात यह कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शासन ने कक्षा 1 में प्रवेश की न्यूनतम आयु 6 वर्ष तय की है। जी हां, इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान सत्र में इसमें थोड़ी राहत दी गई है, लेकिन अगले साल से इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। निर्देश में कहा गया है कि वर्तमान में जिन छात्रों का कक्षा 1 में प्रवेश हुआ है और उनकी आयु 5 से 6 साल के बीच है, उन्हें ही पढ़ाई की अनुमति दी जाएगी। आदेश के जारी होने के बाद होने वाले नामांकन से सुनिश्चित किया जाएगा कि कक्षा 1 में उन्हीं का नामांकन हो जो 31 जुलाई 2023 तक 6 वर्ष की उम्र पूरी कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार जी ने कहा कि वर्तमान में प्री स्कूल, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में पढ़ रहे ऐसे बच्चे जो कक्षा 1 में प्रवेश के समय 6 साल से कम आयु के होंगे, उन्हें कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाएगा ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो। इसके अलावा बनारस सबसे जरूरी बात ये कि आगामी निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो प्लीज वोट करें वफादारी से और चयन करें समझदारी से। जी हां, बिल्कुल। और पता है बनारस, इस इलेक्शन में महिलाओं की भूमिका भी अहम होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए बेसिकली महिलाओं का प्रमुख मुद्दा जो होता है वो होता है विकास, पानी, बिजली, यातायात व्यवस्था, है ना। तो इन शॉर्ट जो करेगा समस्याओं का समाधान, उसी को जाएगा मतदान। और इसी बात पे हमारे ऑनरेबल डीएम एस राजलिंगम सर भी हमसे कुछ कह रहे हैं। वाराणसी की जनता से मैं अपील करता हूं, आप अधिक से अधिक संख्या पे इस चुनाव में अपना मतदान डालें और अपने नाम जो मतदाता सूची में है या नहीं और अपना बूथ कहां पर है, इसको भी पहले से जान लेंगे तो आपको मतदान के दिन बहुत इजी रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा। यही अपील करता हूं। धन्यवाद। हाँ जी, तो ये रहा देश, दुनिया और शहर बनारस का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 30th of April। ईयर 1985 में अमेरिकी पर्वतारोही रिचर्ड डिक बॉस माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक उम्र में चढ़ने वाले व्यक्ति बने। ईयर 2006 टू 2011 से क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी भारतीय उप महाद्वीप को मिली। ईयर 2007 में नेत्रहीन पायलट माइल्स हिल्टन ने विमान से आधी दुनिया का चक्कर लगाकर रिकॉर्ड बनाया। ईयर 2010 से हिंदी फिल्मों के सदाबहार अभिनेता देवानंद साहब को मुंबई में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से और प्राण को फाल्के आइकॉन से सम्मानित किया गया। इसके अलावा स्पेशल इवेंट्स की बात करूं बनारस, तो आज है आयुष्मान भारत दिवस, जिसका उद्देश्य आयुष्मान भारत योजना के लक्ष्यों को बढ़ावा देना है। ये कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप भारत सरकार के लक्ष्यों की उपलब्धि को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही बर्थडेज की बात करूं तो 1955 में फिल्म डायरेक्टर प्रदीप सरकार, 1956 में जर्नलिस्ट रजत शर्मा एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट साल 1870 में इंडियन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर दादा साहब फाल्के का जन्म हुआ। So this was all about today's special events and history. हाँ जी बनारस, देखिए इस वक्त मलेरिया की जो सिचुएशन है वो काफी कंट्रोल में दिखती नजर आ रही है, पर बीते दिनों में हालात काफी नासाज चल रहे हैं। तो अभी क्या है मलेरिया का हाल अपने शहर बनारस में और कंट्रोल स्ट्रैटेजीज क्या क्या है, ये बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर शरद चंद्र पांडे सर। तो आइए सुनते हैं वो हमसे क्या कह रहे हैं। हेलो जी, मेरा नाम शरद चंद्र पांडे है। मैं जिला मलेरिया अधिकारी के पद पर वाराणसी में तैनात हूँ। जनपद में मलेरिया इरेडिकेशन के लिए या मलेरिया एलिमिनेशन के लिए हम लोगों ने 4 स्टेप पे कार्य करना शुरू किया है। पहला स्टेप है एक्टिव सर्विलांस, जिसमें आशाओं को तत्संबंधित ट्रेनिंग दी गई है। आशा डोर टू डोर विजिट करती है अपने एरिया में और उस दौरान जो भी बुखार के मरीज मिलते हैं तो आशा को ट्रेनिंग दी गई है कि वो रैपिड डायग्नोस्टिक किट से वो उसकी जांच कर ले तथा संबंधित पीएचसी से दवा लाकर उसका आमूल उपचार करा दे। तो ये एक्टिव सर्विलांस के तहत होता है। दूसरा है पैसिव सर्विलांस। पैसिव सर्विलांस में जो भी पेशेंट से ओपीडी में आते हैं बुखार के पेशेंट, उन सबकी स्लाइड बनाई जाती है या किट से जांच की जाती है और उनको रेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तीसरा काम हम लोग करते हैं कि डिफरेंट जो हॉट स्पॉट्स हैं, खासकर मलेरिया या डेंगू सेंसिटिव
जो हमारे विलेजेस हैं वहां टीमें जाती हैं, वहां टीम जाकर के कैंप्स लगाती हैं थ्रू कैंप अप्रोच। और कैंप लगा करके वहां जो भी उस गांव के फीवर के पेशेंट्स होते हैं उनको आशाएं बुला के उस कैंप में लाती हैं और उन सबका सामूहिक रूप से ब्लड स्लाइड कलेक्शन किया जाता है या रैपिड किट से सबकी जांच की जाती है और मलेरिया की टेस्टिंग की जाती है। चौथा अप्रोच हमारा है वो है मास कांटेक्ट का। अगर किसी भी गांव में किसी भी कहीं भी जगह पे मलेरिया का कोई पेशेंट पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके घर के आसपास करीब 20 से 25 घरों में जितने भी लोग होते हैं सबका कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाती है, सबकी ब्लड स्लाइड बनाई जाती है, सबकी जांच की जाती है। इस तरह से चौतरफा एक प्रयास 4 एंगल हमारी स्ट्रेटेजी है जो हम लोग जनपद वाराणसी में फॉलो कर रहे हैं। विगत वर्ष अन्य वर्षों की तुलना में अगर देखा जाए तो 2017 के पहले जहां की 450-500 के करीब मलेरिया केसेस हर साल संसूचित होते थे, तो धीरे धीरे इसमें डिक्लाइनिंग आई है ट्रेंड। और 2017 में जहां 406 थे वो धीरे धीरे घटते घटते पिछले विगत वर्ष 21 में 191 केसेस सूचित हुए थे। 2022 में हम लोगों ने मात्र 78 केस सूचित हुए और 2023 में अभी तक 7 केसेस हमें मिले हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के। तो इस तरह से हम लोग एक तरफ जांच का दायरा बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारी केसेस भी डिक्लाइन हो रही हैं। हम लोगों ने 3 T's का अप्रोच लगाया है, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और उसको प्रोवाइडिंग मेडिसिन। तो इस तरह से हम लोगों ने जिस स्ट्रेटेजी के तहत काम किया है कि ज्यादा से ज्यादा हम सर्विलांस करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग करें, टेस्टिंग के उपरांत जो भी फीवर के केसेज आते हैं सबकी जांच करें, जांच करके अगर मलेरिया पॉजिटिव आता है तो उपचार करें। इस डिजीज से उबरने का, इस डिजीज पे को एलिमिनेट करने का ये सबसे ही बड़ा उपाय है कि हम जितनी टेस्टिंग हो सके हम अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़ाएं, वो जो कि हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम के द्वारा और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग के सहयोग और समन्वय से वेक्टर कंट्रोल मेजर्स लिए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में हमारे 55 ऐसे हॉट स्पॉट्स हैं जो विगत 3 साल के आंकड़ों के आधार पर हम लोगों ने चिन्हित किए हैं जहां की डेंगू मलेरिया केसेस पाए गए थे, विशेषकर डेंगू के। इन क्षेत्रों में नगर निगम के द्वारा विशेष फॉगिंग, लार्विसाइडल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किया जा रहा है। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने 62 ऐसे गांव सूचित किए हैं विगत 3 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर जहां की वेक्टर डेंसिटी हाई रहा है। इन गांवों में भी पंचायती राज विभाग के द्वारा और खंड विकास अधिकारी महोदय के द्वारा विभिन्न छिड़काव, झाड़ियों की कटाई, एंटी लार्वल स्प्रेइंग, ये सब कार्य किए गए हैं। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलाया जा रहा है, इसमें भी इन्हीं हॉटस्पॉट के अलावा एक बृहद कार्य योजना के तहत डिफरेंट वेक्टर कंट्रोल एक्टिविटीज संचालित की जा रही है। इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारे जनपद में मलेरिया के केसेस में काफी गिरावट आई है। हम इस गिरावट को आगे भी बढ़ाते हुए हम पूरी तरह से सतर्क और सजग हैं ताकि जो मलेरिया एलिमिनेशन का गोल है 2030 तक 0 मलेरिया करने के लिए, वो हम उस दिशा में आगे कुछ कर पाए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। हाँ जी बनारस, आज तो संडे है, क्या प्रोग्राम है आज का? ये जो प्रचंड गर्मी का प्रकोप चल रहा है, इसको देखते हुए आने वाले 2 से 3 महीने में क्या ही हाल होने वाला है इसका तो अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा हरा भरा माहौल अलॉन्ग विद इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग पैकेज मिल जाए तो फिर बात ही अलग हो जाए वीकेंड की, है ना? तो चलिए ले चलती हूँ आपको आज अपने शहर बनारस से महज 65 किलोमीटर दूर चंदौली जिले में स्थित चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। जी हाँ, जो देश की हथेली पर भाग्य रेखा की तरह खड़े विशाल विंध्य पर्वत श्रेणी की गोद में हरितिमा बिखेरते करीब 78 वर्ग किलोमीटर के इस जंगल में पशु पक्षियों की 650 से अधिक प्रजातियों का वास है। जी हाँ, यकीन मानिए बनारस इट्स अ ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने के साथ साथ यहाँ राजदरी और देवदरी जैसे प्राकृतिक झरने भी बहते हैं और इन झरनों को देखने के लिए हर साल हजारों पर्यटक यहाँ जरूर पहुंचते हैं। इसकी स्थापना ईयर 1957 में हुई थी। यहाँ के ऑफिसर्स का कहना है कि बनारस और आसपास के जिलों में मौजूद जंगलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही यहाँ बहुत जल्द ट्रैकिंग और एडवेंचर स्टार्ट किया जाएगा। आपको पता है बनारस यहाँ का नाम चंद्रप्रभा नदी के नाम पर पड़ा है। इसका मतलब चांद की चांदनी होता है। ये नदी कर्मनाशा नदी की सहायक नदी है और दोनों नदियां इस वन से होते हुए गंगा नदी में जा मिलती हैं। गुफाएं और पहाड़ इसे साहसिक यात्रा के लिए उपयुक्त जगह बनाती हैं। गुफाओं पर बनी सुंदर चित्रकला
बाघ, सनसेट पॉइंट और चट्टानी गुफा भी देख सकते हैं। इस वन में स्वदेशी कबायली आबादी भी निवास करती है, जो अपने पारंपरिक नृत्य और संगीत के साथ उत्सव मनाते हैं, जो उन आदिवासियों की अनकही कथाओं का उल्लेख करते हैं। इन समुदायों की सुर लहरियां सुनकर कोई भी यहाँ पर अपनी शाम बिताना चाहेगा। सो बनारस, अगर आप भी अलग अलग तरह के जानवरों, पक्षियों और झरनों को देखना चाहते हैं, देन डू विजिट चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर वैल्यूएबल व्यूज ऑन pkldairvaranasi@gmail.com। तो बस अब मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरिमा के साथ। अब से थोड़ी देर में यानी 7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, जो हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। सुनाओ, दिस इज सना हेडिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटों में किसी ना जानने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूँ और कहती रहूंगी भी कि बहुत सुकून मिलेगा, ट्राई जरूर कीजिएगा। चलती हूँ, टाटा बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी वीकेंड।